नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल में तो हमेशा हम बात करते रहे हैं, लेकिन अब बार बार बात करना हो रही है क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल, कभी उदयपुर अमरावती की घटना को लेकर के, कभी तनाव, कभी सोशल मीडिया, भारत और दुनिया में चर्चा होती है। और ऐसे मुद्दे पर देश में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनको मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो शिक्षाविद हों, जो बहुत ज्ञानी हों, इस्लामी इल्म के जानकार हों और विभिन्न पदों पर तो रहे ही थे, अब भी खुल करके बोलते हैं। राज्यपाल पद पर रहकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आरिफ साहब, बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि इल्म की बात होती है, क्योंकि इस्लाम में तो इल्म कहा जाता है, मतलब पूरा ज्ञान, नॉलेज। और इस समय ऐसा लगता है कि नॉलेज को लेकर के ही झगड़ा हो रहा है। गला काट दिया, उसके बाद जो तूफान उठ रहा है उसमें अमरावती आ गया, नुपुर शर्मा आ गई, और ये जो तनाव का माहौल है, आपके हिसाब से भारतीय कानून, संविधान, चूंकि आप तो संवैधानिक पद पर ही हैं और पद पर रहे भी हैं, क्या कहता है कानून? गुनाह क्या है और सजा क्या है इस तरह के मामले में? आप किस कानून की बात कर रहे हैं? भारत का कानून, या जिसको ये लोग गलत तरीके से शरीयत कहते हैं, जो असल में फिक़्ह है और जिसका असल नाम मुस्लिम लॉ है, उसका पूछ रहे हैं या भारत के कानून का पूछ रहे हैं? जी, मेरा यही, इसीलिए मैंने कहा कि इल्म के नाम पर वो कहते हैं कि हम तो भाई हमारा अपना कानून है, और तालिबानी कानून तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो सिर्फ गला काटने में करता है। ये पहली बार ऐसा देखा मेरी याददाश्त के हिसाब से, आप तो दुनिया देखे हुए हैं, कि भारत में इस तरह से तालिबानी ढंग से बाकायदा गला काट दिया गया और उसके बाद उसका प्रचार, उसमें देश कहा ही जाता है कि ISIS का हाथ हो सकता है, यहाँ का हो सकता है। लेकिन भारत में भी कोई ऐसी, जिसको कहते हैं कि इल्म सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, मदरसों के नाम पर ही सही, जिसका इसे कानून कहते हैं कि यही सजा है यदि किसी ने गुनाह किया। नहीं, आप तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं जी। अगर आप मुस्लिम लॉ को देखेंगे तो हो सकता है कि आजादी के बाद ऐसी घटनाएं न हुई हों, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसी आपको बहुत सी घटनाएं मिलती। औरंगजेब दारा शिकोह को मरवाना चाहता था, तो मरवाने के लिए उसने क्या ग्राउंड बनाया? ये नहीं बनाया कि औरंगजेब की फौजें जीत गई हैं और दारा शिकोह की हार गई। उसने दारा शिकोह का जो उपनिषदों का तर्जुमा था और दारा शिकोह की जो और दूसरी राइटिंग्स थी, उनको बुनियाद बनाकर कुफ्र का फतवा लिया। और कुफ्र का फतवा लेने के बाद, चूंकि मुस्लिम लॉ में अगर कोई ना पढ़ा हो और बगैर पढ़े उस पर जबरदस्ती दावा ठोकता हो तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन मुस्लिम लॉ में ये बिल्कुल साफ है कि कुफ्र की इर्तिदाद मतलब मानिए कोई मुस्लिम है और वो इस्लाम छोड़ दे, और शिर्क की, इस सब की सजा इस्लामी लॉ में मौत है। और आपको मैंने इतिहास से एक बड़ी मिसाल दे दी, इसके अलावा और बहुत सी मिसालें जहां लोगों को उनकी जान लेने के लिए भले झूठे आधार बनाए गए हों, लेकिन कुफ्र का फतवा लिया गया और कुफ्र का फतवा लेने के बाद उनकी गर्दन काटी गई। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बेसिक बात, बुनियादी बात समझने की ये है कि आज वो कानून जो 4 सुन्नी फिरके में 4 स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं, इसी तरह एक नहीं, एक से ज्यादा हैं असलाए अशरी में। तो ये जो लॉ है, लॉ में तो कुफ्र की, शिर्क की और इर्तिदाद की यही सजा है। अब वो भारत में और उसी लिखे हुए कानून की बुनियाद पे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का लॉ बनाया गया, लेकिन वो कानून अब हिस्सों में, जैसे पाकिस्तान ने सिर्फ ब्लास्फेमी भी ले लिया, लेकिन जो उनके क्रिमिनल लॉ है उसमें वो नहीं लागू करते हैं वो।
वो आईपीसी है। जैसे हमारे यहाँ आईपीसी है, वही अंग्रेजों का बनाया हुआ जो आईपीसी था, उनसे उन्होंने दूसरा नाम दे दिया है। और वो मुस्लिम लॉ, अब मैं अगर ये कहूं कि किसी भी दुनिया के मुस्लिम मुल्क में पूरी तरह लागू नहीं है, तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि मिसाल के तौर पे उस लॉ में पासपोर्ट का कोई जिक्र नहीं, उसमें सरहदों का कोई जिक्र नहीं। तो आखिरकार आज तो सरहदें हैं, आज तो आप बगैर पासपोर्ट लिए कहीं नहीं जा सकते। तो वो कानून पूरी तरह कहीं लागू नहीं है, लेकिन वो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो ये कहते हैं कि ये, बल्कि मेरी राय क्या है उसे भी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। पाकिस्तान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं जावेद गामदी जी। ये अलग बात है कि अपने व्यूज की वजह से वो अपना देश छोड़ने पर मजबूर हुए और दुबई और मलेशिया के बाद अब अमेरिका में रहते। वो ये कहते हैं कि ये कानून जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, जब तक ये पढ़ाया जाता रहेगा दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। और उसमें यही पढ़ाया जाता है, मैं उनके शब्द आपको बताता हूं। वो ये कहते हैं कि अगर ये पढ़ाया जाता है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा, कुफ्र होगा, इर्तिदाद होगा, यानी कोई शख्स इस्लाम को छोड़ेगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें लागू करने का अधिकार है। अब हम कौन हैं ये नहीं डिफाइन किया गया कि ये हुकूमत करेगी या ये इंडिविजुअल को भी हक है। लिहाजा इंडिविजुअल ये काम, आप ध्यान करिए, सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दिया गया, तो कोई गवर्नमेंट तो मुकदमा, अगर गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करके मंगवा लेती, मुकदमा चलाती, सजा देती, तो बात समझ में आती है। लेकिन फतवा देने के बाद 300 से ज्यादा लोग मारे गए। किसने मारे? सरकारों ने नहीं मारे, इंडिविजुअल्स ने मारे। कहां से उनके पास ये बात आई कि हमें मारने का हक है? चूंकि यही बात बताई जाती, और ये कैसे बताई जाती है, मदरसे में। ये किताब का नाम भी मैं आपको बताता हूं, हिदाया नाम है, और इसकी उर्दू कमेंट्री अशरफुल हिदाया के नाम से देवबंद से छपी है। लेकिन ये किताब मदरसों के सिलेबस का हिस्सा है। देखिए आरिफ साहब जी, मैं ये कहना चाहता था, आपने जो बताया ये बात सही है, आपने पहले भी इस बारे में जिक्र किया था, लेकिन यह है कि मदरसों को तो भारत सरकार वर्षों से, आप मंत्री रहे राजीव गांधी की सरकार में, वीपी सिंह की सरकार में, आज तक, और बल्कि अटल जी की सरकार में भी मदरसों को सेंट्रल गवर्नमेंट तक बड़ी बड़ी सहायता राज्य सरकारें भी देती रही। केवल कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां तो देती है। क्या इसके लिए कभी सोचा नहीं गया? ये बिल्कुल, मैंने ये आर्टिकल 2008 में लिखा है। मैं जाहिर पैदा नहीं हुआ था इस नॉलेज के साथ। जब मुझे ये पता चला और जब मैंने पढ़ा, तो जब मुझे पता चला और मैंने इसका खूब अध्ययन किया, तो मैंने उसके बाद उनको खत लिखा, उनसे कहा कि इस पर गौर कीजिए। आप कॉन्फ्रेंस करते हैं टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन ये जो आप सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, ये तो टेररिज्म का माइंडसेट पैदा करता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। मदरसा बोर्ड बनाने की, मदरसे के लिए आपको ध्यान होगा, आपसे कोई 9-10 साल पहले जब कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने 500 करोड़ रुपया अलॉट करके एक बॉडी बनाने की कोशिश की। उसके खिलाफ इतना हंगामा हुआ कि इन्हें वापस लेना पड़ा। मदरसे, वो मदरसे जो सरकार की मदद लेते हैं, वो तो बुनियादी तालीम देते हैं। मैं बात उन मदरसों को कर रहा हूं जो हायर फोर्स हैं, वो सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, ना वो लेना चाहते, उनको देने की कोशिश की गई कि आप आइए और रजिस्टर करा लीजिए, और आपको हम जो फिजिक्स पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए जितने सब्जेक्ट कहेंगे, हम आपको स्टाफ देंगे, हम आपको सुविधाएं देंगे। उन्होंने सिर्फ मना नहीं किया, उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, और आखिरकार कपिल सिब्बल जी को वो स्कीम वापस लेनी पड़ी। और आपको बताता हूं, फंडामेंटल राइट्स में जब राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, जिसका मतलब है कि 14 साल की उम्र तक के हर बच्चे को यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, तो एक ही संस्था थी भारत में जिसने विरोध किया, और वो था पर्सनल लॉ बोर्ड। वो तो वहां भी नहीं चाहते शिक्षा। क्यों उन्होंने विरोध किया?
क्योंकि अब सबसे ज्यादा मदरसे वेस्टर्न यूपी में, लेकिन वेस्टर्न यूपी के बच्चे उनमें नहीं, ये बच्चे लेके आते हैं ईस्टर्न यूपी से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से। अब इनको लगा कि अगर इन बच्चों को अपने ही इलाके में फ्री एजुकेशन मिल जाएगी और ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन मिल जाएगी तो इनका कैचमेंट एरिया ड्राई हो जाएगा। देखिए आरिफ साहब यही तो चाहते हैं कि ऐसे मदरसों के बजाय उनको कहीं सही, चूंकि वरना तो वही होगा यदि इनको पाकिस्तान से कोई सहायता ग्रांट मिल जाए, कोई खाड़ी के देशों से मिल जाए धर्म के नाम पर, जो मदरसा पैसा तो इनके पास आता है जैसे आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए होता है, यदि मदरसों का जो आपने जैसा कहा, ठीक कहा कि वो रजिस्टर्ड भी नहीं कराते, तो कानून इस पर काम नहीं करता कि भाई इन लोगों पर कल से कोई स्कूल चलाए और कहे मैं तो हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो चाहे धर्म के नाम पर। हाँ आलोक जी, आज आप ये बात कर रहे हैं, मैंने तो ये इशू 2008 में उठाया, आपका ध्यान नहीं गया, क्योंकि जब तक कोई हिंसक घटना ना हो जाए हम चीजों का नोटिस नहीं लेते जी। हम तो नोटिस ही तब लेते हैं, सिम्टम्स का नोटिस लेते हैं, लक्षणों का लेते हैं, जो उसके नतीजे में जब फल आता है तो उसका नोटिस लेते हैं। जब बीज बोए जा रहे होते हैं तो हमारे अंदर संवेदनशीलता की कमी है। मेरे पास मेरी किताब में यह आर्टिकल है, ये 2008 में छपा है जी। किसने इसके ऊपर कमेंट किया? लेकिन ये जब कहते हैं कि ये धार्मिक बात है, लेकिन कुरान शरीफ में, चूंकि आप तो बहुत इस्लाम पर इतना आपने वर्षों से लिखा है, कुरान शरीफ में तो ऐसी कोई सजा है, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ भी नहीं है। आप कुरान शरीफ भी छोड़ दीजिए, मैं प्रॉफिट की जिंदगी से आपको, होली प्रॉफिट की जिंदगी से एक मिसाल देता हूं। सबसे बड़ा नाम है अब्दुल्ला इब्ने उबई, जो जिस दिन से प्रॉफिट साहब मदीने में पहुंचे और जिस दिन तक वो मरा, हर दिन वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था, साजिशें करता था, बदनाम करता था, इस हद तक करता था कि उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर बहुत ही घृणित आरोप लगाए। उस आदमी को भी जब ये कहा गया कि इसको सजा दें, प्रॉफिट साहब ने मना कर दिया जी। और उसका बेटा, जिसको प्रॉफिट साहब बहुत अच्छा आदमी मानते थे, उसके मरने के बाद जब आया और उसने ये कहा कि मैं जानता हूं मेरा बाप क्या करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको जो हम दफन करें आपका कुर्ता पहना के करें, तो प्रॉफिट साहब ने एक सेकंड की देर नहीं लगाई, अपना कुर्ता दे दिया उसको बेरी करने के लिए। ये तो कानून जो बने हैं, ये तो अब्बासी पीरियड में बने हैं 200 साल बाद, जब अरब मुसलमान दुनिया में सिंगल सुपर पावर थे, एरोगेंस थी। इसका मतलब मेरा बुनियादी एतराज ही ये है कि इसको शरीयत कहा ही नहीं जा सकता, ये फिक़्ह है। फिक़्ह का मतलब है कि इंसान अपनी अकल लगा के अपनी जरूरत के मुताबिक नियम, कायदे, कानून लिखे। अब उस वक्त एम्पायर था, एम्पायर के लिए उन लोगों ने कानून लिखे, अब उनको इस्लामिक कैसे मान लिया जाए? बिल्कुल, यही मेरा, मैं इतने सालों से, आपको याद है 3 तलाक में क्या हुआ था? जी, वो आप ही नहीं उठा। 3 तलाक में उसी तरह का है, कुरान में कोई जिक्र नहीं है। 1986 में पर्सनल लॉ बोर्ड कहता था कि 3 तलाक खुदा का कानून है, और 2017 में जो एफिडेविट दिया उसमें कहा कि नहीं, हम मानते हैं ये बाद में जोड़ा गया है, बिदअत है, हम इसे खुद खत्म करेंगे। तो इनको समझ में आने में 30-40 साल लगते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक तरह से कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन के बहाने ही सही, नुपुर शर्मा वाले मामले में जिस तरह से बातें कही है, क्या आपको लगता है कि हमारे संविधान और जुडिशरी भी कई बार ऐसी चीजों को और दूसरी तरफ ले जाने की मदद कर देता है? मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी टिप्पणी करूं, ये मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमें सारी संस्थाओं को अपने अधिकार, अपना जो कार्य क्षेत्र है उसकी मर्यादाएं हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। और हमारे देश में एक हिस्से को छोड़ के, पर्सनल लॉ को छोड़ के, जहां मुस्लिम लॉ हमारे कानून के मुताबिक लागू, उसको छोड़ के
कोई क्रिमिनल लॉ, कोई सिविल लॉ और कोई दूसरा, कोई किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो ये कह सके कि देश के कानूनों को अनदेखा करके वो चीज जो आपके किसी जिसे आप मानते हो वो है या नहीं है, आप मानते हो कि यह आपका धार्मिक कानून है, उसको लागू करेंगे हम, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या ये समय नहीं आ गया है जब कॉमन सिविल कोड, जब से इस पर चर्चा हो रही है, अब तो और भी उम्मीद करते हैं कि भारत की राज्यसभा, भारत की लोकसभा इस कानून को ज्यादा अमल में ला सके? अब ये तो सरकार के फैसला करने का काम है, लेकिन जब आदमी संविधान की शपथ लेता है तो वो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने की भी शपथ उसके अंदर निहित है, जो हमारे संविधान में है दिए हुए। ये हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता कब होती है मैं नहीं जानता। जिनको फैसला ले, जो अधिकृत हैं वो इसके बारे में फैसला लें। आरिफ साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आप तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए हैं, प्रोफेसर नूरुल हसन, हम लोग बड़े, तब रिपोर्टर था मैं यंग, लेकिन प्रोफेसर नूरुल हसन शिक्षा मंत्री रहे एक तरह से 5 साल तक, और उन्होंने जो एक तरह से जो भूमिका निभाई थी, अब हमारे ऐसे जो स्कॉलर्स हैं वो ऐसे पदों पर रह करके कुछ दिशा दे सके, और वरना तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी अब एक तरह से विवाद का विषय बन जाता है, कभी वाराणसी बन जाता है। ये आपको नहीं लगता कि चूंकि स्कॉलर होने के नाते, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, आपको लगता है कि वो जो प्रोफेसर नूरुल हसन, हमने जाकिर हुसैन साहब को या मौलाना आजाद को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ प्रोफेसर नूरुल हसन साहब को मैंने देखा, फिरोजशाह रोड पर ही रहते भी थे और बड़े बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी चीजों को एक्सप्लेन करते थे। तो हमें हमेशा, मैं कहता हूं आज क्यों, इस बात की जरूरत तो हमेशा रहेगी कि जो लोग के बौद्धिक स्तर पर देश का को लोग वो जो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं उनसे पूरा देश फायदा उठाए, खास तौर से वो लोग जो कहीं भी जिम्मेदारी की पोजीशन में हैं, वो उससे फायदा उठाएं। और देश को हम देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ 75 साल हुए हमारे देश का बंटवारा हुआ, ये कह के हुआ था कि हम 2 कौमें हैं। आज वही लोग कहते हैं कि हमारी पहचान, आज वो ये नहीं कहते कौम अलग है। शाहबानों में आपको याद हो कहते थे मिल्ली तशख़्ख़ुस हमारा अलग, हमारी पहचान अलग। ये अलगाववाद को दफन करने की जरूरत है। भारत की संस्कृति में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती उसका फाउंडेशनल वर्चू है, यानी वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पूरी गुंजाइश है सारी विविधताओं के लिए, लेकिन एक चेतना के साथ, और वो चेतना है कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक हैं। आज ये अंग्रेजों ने जो जीरो सम गेम किया था, ये कम्युनिटी को तुम बिहेव करोगे तो तुम्हें ज्यादा दे देंगे, ये करेंगे तो इनको ज्यादा दे, एक के फायदे में दूसरे का नुकसान बना दिया था उन्होंने। आज वो जीरो सम गेम नहीं, आज जिस चीज में आपका फायदा है उसमें मेरा फायदा है, जिसमें मेरा फायदा है उसमें आपका और सबका फायदा है। इसलिए कहीं ना कहीं अपने मानस को बदलने की जरूरत है कि ये अलग कौम के बाद अलग पहचान, अपने देश के कानून संविधान का आदर सम्मान करना पड़ेगा। अगर मैं सम्मान नहीं करता हूं तो मुझे वो बुनियादी तौर पे वो जो सोच है कि मेरी पहचान अलग है, यानी मेरे लिए मापदंड डिफरेंट होंगे, वो इसमें प्रतिबिंबित होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों को जागरूकता बढ़े। कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया।